My dear student, once again you are most welcome at my channel. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, फिटफाट, इनर्जेटिक होंगे, क्योंकि घर में रखकर आप घर में रहेंगे केवल खाना और पढ़ना, यही दो काम है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हम आज आपको मोनेरा के बैक्टीरिया के पार्ट 5 पर ले चलते हैं। मोनेरा के बैक्टीरिया के पार्ट 5 और पार्ट 5 में हम आपको दो चीजें बताएंगे, एक रिस्पायरेशन और दूसरा बताएंगे रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन, यही दो चीजें बची हुई। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हाउ बैक्टीरिया रिस्पायर। हम जैसे सांस लेते हैं, सांस लेने में O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो बैक्टीरिया भी क्या ऐसा करते हैं? बैक्टीरिया क्या विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं? इन सब की जानकारी हम आज लेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। तो हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कुल रेस्पिरेशन को हम देखें तो रेस्पिरेशन के बेस पर हम पूरी बैक्टीरिया को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट? पहला है ऑब्लिगेट एरोब्स, दूसरा है ऑब्लिगेट एनारोब्स, तीसरा है फैकल्टेटिव एरोब्स और चौथा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्लियर हुआ? पहला कौन सा बताया मैंने? ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये सर्वाइव करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ना मिले तो ये मर जाए। क्लियर हुआ? यानी ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर देयर लाइफ। दे कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव एंड दे डाई। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के रूप में हम बात बताएं आपको, तो बैसिलस सबटिलिस की बात करेंगे। बैसिलस सबटिलिस ऐसा बैक्टीरिया है जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सर्वाइव करता है और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाते हैं। क्लियर हुआ? अब हम दूसरे टॉपिक पर आए, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब हुआ कि ये बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के, अर्थात इन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऑक्सीजन मिल जाए तब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये डाई, मर जाए। बात मेरी समझ में आई? ऑक्सीजन मिल जाने पर ये मरेंगे। ऊपर वाला क्या था? ऑक्सीजन के न होने पे मरेंगे, लेकिन ये वाला क्या है? ऑक्सीजन के मिल जाने पर क्या होगा? ये मर जाए। क्लियर हुआ? तीसरी चीज हम आए तो इसमें एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल हम ले ले क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज जितनी है सब ये होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्लियर हुआ? तीसरे पॉइंट में हम आए फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये हुआ ये आवश्यकता पड़ने पर एरोब्स होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज ये बिना ऑक्सीजन के ही ये जीवित रहते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के ही अच्छे से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गई तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में मरेंगे नहीं। एग्जाम्पल के रूप में जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो सब इसी सीरीज में है। क्लियर हुआ? चौथा और रेस्पिरेशन की व्यू से लास्ट पॉइंट है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सर्वाइव करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले, कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पा रही है, तो भी ये जीवित रहते हैं या सर्वाइव करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें एग्जांपल आपको मिलेगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसे टिटनेस होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कुल रेस्पिरेशन के व्यू से हम देखें तो पूरे बैक्टीरिया को वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट नंबर ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकंड ऑब्लिगेट एनारोब्स, तीसरा फैकल्टेटिव एरोब्स, चौथा फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स एनारोब्स दोनों अलग हैं और ये ऑब्लिगेट की बात हम कर ले पहले। ऑब्लिगेट एरोब्स में ऑक्सीजन में ये जीवित रहते हैं,
ऑक्सीजन में जीवित रहेंगे और ऑक्सीजन के न होने पर ये मर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया बैसिलस सबटिलिस। दूसरा हमने बताया ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहेंगे और ऑक्सीजन मिलने पर ये मर जाएंगे। एग्जाम्पल क्लस्ट्रिडियम की स्पीसीज है, क्लस्ट्रिडियम बोटैनिकम में जैसे हैं, तो ये इसकी स्पीसीज में आएंगे। तीसरा फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये हुआ कि ये एनारोब्स हैं, ऑक्सीजन उनको आवश्यक नहीं है, बट अगर ऑक्सीजन मिल गई तो भी ये जीवित रहते हैं, अर्थात इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं सभी सीरीज में आएंगे। और लास्ट वाला फैकल्टेटिव एनारोब्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी ये मरेंगे नहीं, ये जीवित रहेंगे। एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम टिटाइनी। कोई दिक्कत? और ये इस प्रकार से हमने रेस्पिरेशन का काम खत्म कर लिया। और अब हम आते हैं अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि रिप्रोडक्शन का टॉपिक। ये चीज क्लियर है तो मैं इसको रिमूव करता हूं। अब आते हैं हम लोग किस पे? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये भी आप ध्यान देंगे, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है, हम रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो हम ये आपको बता दें कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम इसको लिखते हैं। पहला कौन सा है? ये जो है पहला आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले नहीं माना जाता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में भी होता है, बाद में कुछ ऐसे एविडेंस मिले, प्रमाण मिले, जिससे कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात को माना गया। क्लियर हुआ? तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हो गया। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द asexual reproduction, and third, which is the last, is called as sexual reproduction. कोई दिक्कत नहीं? तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल कर लें। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जरा ध्यान दीजिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक तो बाई बाइंडरी फिजन, बाइंडरी फिजन, और दूसरा होता है बाई बडिंग। बाई बडिंग, ये 2 मेथड हो गए किसके? इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम 1 बाय 1 दोनों की स्टडी कर लें। सबसे पहले हम बाई बाइंडरी फिजन की बात कर लें। तो जब बाइंडरी फिजन की हम बात करेंगे तो जरा हम देखिए पहले बाइंडरी फिजन में क्या, इसको रिमूव करते नीचे वाला, देखते हुए समझ लें, फिर बाद में हम बताते हैं। बाइंडरी फिजन, जैसा नाम है बाइंडरी फिजन, फिजन मीन्स बंटवारा, बाइंडरी मीन्स 2 पार्ट में, यानी पूरा का पूरा बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं बाइंडरी फिजन। इसमें जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल पहले क्या होगी? लंबी होगी। हो गया? बैक्टीरिया सेल कुछ लंबी हो गई। लंबी होने के बाद ये अपने मिडिल पॉइंट से क्या होगा? दबने लगी। ठीक? और कुछ समय के बाद ये लगभग पूरी तरह से दब के 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस वगैरह सब एक सिरे में आ जाएगा, और पूरा का पूरा जो भी न्यूक्लियर अदर स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, होल साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड
न्यूक्लियर ऑर्गेन्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, लगभग बढ़ जाएंगे, तब ये दोनों देखिए क्या होगा, अलग होगा। और इंडिविजुअली ये अलग अलग रहकर क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग रहकर अपने आप को सेपरेट कर लेंगे और पेरेंट सेल से इनका कनेक्शन टूट गया, 2 पार्ट में बढ़ गए और दोनों पार्ट अलग अलग इंडिविजुअली अब अपनी लाइफ को सर्व करेगा। क्लियर हुआ? पेरेंट बॉडी का मतलब है, देखिए ये क्या है, ये है मदर प्लांट या मदर सेल। क्या है ये? मदर सेल या पेरेंट सेल लिख लीजिए, पेरेंट सेल। ये इलॉन्गेटेड हुई है, क्या हुआ ये, इलॉन्गेटेड बॉडी, लंबी हुई है, लंबी हो गई। लंबी होने के बाद ये बीच में सेप्टम, डेवलपिंग सेप्टम, ये क्या है, ये इसके बाद कंडीशन ये आएगी, ये सेप्टम, और सेप्टम के बाद बीच में फुली डिवाइड हो जाएगी और 2 इक्वल पार्ट में लगभग बढ़ जाएगी। एक पार्ट ये गया और दूसरा पार्ट ये हुआ बाइनरी फ्यूजन, यानी एक से 2 पार्ट में, एक से 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से देखें, बाइनरी फ्यूजन में एट फर्स्ट bacterial cell prepare for the division. At first its body become elongated and in the middle point it embedded inside and a septum wall is produced, and after some time this septum wall completely develop and 2 cells are now separate from the parent body and both individually survive। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सेल से 2 सेल बन गई और ये हो गई बाइनरी फिशन मेथड से डिवीजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये, लगभग अधिकांश बैक्टीरिया में इसी प्रकार से ये डिवीजन होता है। कोई दिक्कत? अब हम दूसरा पॉइंट ले लें जो कि इसका मैंने आपको बताकर रिमूव किया था, और वो चीज क्या थी, बाई बडिंग प्रोसेस। बाई बडिंग प्रोसेस। बडिंग में क्या होता है, नाम इसका एज इट्स नेम बडिंग, बडिंग मीन्स बड एपियर्स। देखिए जैसे बैक्टीरियल बॉडी सेल है, इधर देखिए ये बैक्टीरिया बॉडी हो गई, तो एट फर्स्ट from this bacteria body a bud is appear, bud appear, sometimes only one bud and sometimes more than one bud same time develop। यह है बड बनी और ये सब बड डेवलप होगी और ये बड कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी, एंड व्हेन इट डेवलप कंप्लीटली देन इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी, ये क्या है, ये बड, और ये क्या है, डेवलपिंग। और ये क्या है, डेवलप्ड बड, डेवलप्ड बड। ये सेपरेट बड, ये पेरेंट वाली थी, ये पेरेंट है, और ये सेपरेट बॉडी, इसे डॉटर सेल भी बोलेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक से कई सेल बनती रहती हैं
और ये बड के रूप में सबसे पहले अपीयर होती हैं। धीरे धीरे ये बड डेवलप होगी और फिर पैरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? वंस मोर, एट दी बडिंग प्रोसेस when we saw them, we will find that at first parent body appears one or more than one bud. कभी कभी एक ही बनेगी और कभी कभी क्या होगी, मोर देन वन बड, एक और बन गई, एक और बन गई, तो कितनी भी बन सकती हैं। मैं एक ही बड की क्लियर कर रहा हूं आपको कि a bud appear and after some time this bud develop into new cell and after some time this bud completely develop and now it's separate from the parent body and now individually survive. क्लियर? तो ये हमारा हो गया बडिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट ले लें, बडिंग के बाद एसेक्सुअल मेथड आते हैं। हटाएं इसको, डायग्राम को देख लें। डायग्राम अगर आपको बनाना है तुरंत तो आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बनाएं, अदरवाइज आप बाद में डायग्राम को बनाएं। कॉपी पेन साथ में लेकर आप लोग काम किया करें। हटा दे रहे हैं? ओके। उसके बाद ये वेजिटेटिव खत्म हुआ, अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा ये है सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं। एक तो कई तरीके से, सपोज दैट पहला हम इसमें ले लें, एक हम दे दें थोड़ा सा, बाई इंडोस्पोर्स, बाई कोनिडिया, बाई जूस्पोर्स। ये मेथड हमने आपको बताया। तो पहली चीज हम आ जाए बाई इंडोस्पोर्स। इंडोस्पोर्स, व्हाट आर इंडोस्पोर्स? इंडोस्पोर्स है क्या? ये पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी में दिख रहा है आपको, पेरेंट बॉडी नॉर्मली फेवरेबल कंडीशंस में बाइंड डिफिजन के द्वारा, बाई बडिंग प्रोसेस के द्वारा ये डिवाइड होगी और नए नए बैक्टीरियल सेल को बनाती है। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब असामान्य परिस्थितियां होती हैं तब क्या होता है, ये असामान्य परिस्थितियों में इसके अंदर का ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है और गोल बन जाएगा। इसके चारों एक थिक लेयर बन जाएगी। ये अपने आप में थिक लेयर जो इसको प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करेगी। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी ये अंदर बन जाएंगी इस तरह से, और दीज स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्पोर्स। इंडोस्पोर्स मींस स्पोर डेवलप इनसाइड, स्पोर डेवलप इनसाइड, देन दीज आर कॉल्ड एज इंडोस्पोर। क्लियर? अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, इसके अंदर ही कभी कभी ये पूरा का पूरा एक बन जाए और कभी कभी क्या होता है, इनसाइड of the bacterial cell there are so many round small spore like structures are developed which are called as endospores. ये क्या कहलाते हैं, इंडोस्पोर्स। और इंडोस्पोर्स बन जाएंगे। ये लेयर इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये बाहर की बात डिसॉल्व हो जाएगी और सारे स्पोर्स फ्री हो जाएंगे। और सारे स्पोर्स फ्री होने के बाद ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट होके नई नई सेल को डेवलप कर देंगे और इस प्रकार एक से जितने इंडोस्पोर्स बने हैं उतने इंडोस्पोर से उतनी बैक्टीरिया सेल डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम आ जाए दूसरे पे। क्लियर होगा ना? ये दूसरे पे आ जाए, ये बाई कोनिडिया। ये देख रहे हैं बाई कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? ये ब्रांचेड फिलामेंटस बैक्टीरिया से
छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे ये है, मान लेते हैं ये बना, फिलामेंटस है, ये छोटे छोटे बनेंगे, क्लियर हुआ? तो सिंगल स्ट्रक्चर और डेवलप होंगे। ये चेन में बन जाएंगे ढेर सारे छोटे छोटे, इन्हीं को हम कहेंगे कोनिडिया। क्या कहेंगे इनको हम? कोनिडिया। और ये ब्रांचेड या फिलामेंटस बैक्टीरिया से ये बनने के बाद ये सेपरेट हो, गिरेंगे। गिरने के बाद ये क्या होगा कि ये जब गिर जाएंगे तो छोटे छोटे गोल इस टाइप के बन जाएंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जर्मिनेट होके अंदर से नई नई सेल बनेंगी। ये देखिए निकल रही छोटी सी, ये ब्रांचेड है, ये पड़ी रहेंगी इसमें, ये आ रही हैं। इसके बाद ये फिर फिलामेंटस बन जाएंगी, ऊपर एक ये इसका कवर या शेल पड़ा रहेगा। और जब ये डेवलप हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा कि ये निकल आएंगी अलग, ये सेल अलग हो जाएंगे। अब ये बन के फिर नए सिरे से बन जाएंगे। किस प्रकार से? इसी प्रकार से एक नई शेल बन जाएंगी, फिलामेंटस सेल, और इसके बाद एक नई बैक्टीरियल बॉडी का निर्माण करेंगे। ये क्या है? कोनिडिया, सिंगल कोनिडिया। और ये जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, जनरेट कर न्यू बैक्टीरियल बॉडी, न्यू जर्मिनेट सेल। जर्मिनेट सेल, ये जर्मिनेशन है। क्लियर हुआ? तो नई नई ये जितने भी कोनिडिया बनेंगी ये सब जर्मिनेट होके न्यू न्यू सेल को बनाएंगे, और एक से फिर ढेर सारे मतलब इससे बहुत वाइडली, बहुत फास्टली रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है, और इस प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करते रहते हैं। क्लियर हुआ? और जब ये अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जहाँ भी रहेंगे ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये अपना काम करेंगे। इसका भी एक चीज और है भाई, जूस्पोर। जूस्पोर अभी हम आपको बता चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर गोल गोल बन जाती हैं, तो बन कहलाती थी स्पोर या इंडोस्पोर। इंडोस्पोर कहा गया था, लेकिन जूस्पोर में क्या है, ये भी अंदर ही बनेंगी, बट इसके अंदर कुछ मूवमेंट के लिए भी स्ट्रक्चर डेवलप होंगी। अर्थात जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर इस प्रकार से यानी कि फ्लैजिला जैसी एसिलिया जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, अर्थात ये मूव कर सकती हैं। और जब मूव कर सकती हैं तो इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जूस्पोर। जूस्पोर। क्लियर हुआ? और जब जूस्पोर बन जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन में ये भी होगा, और जब जूस्पोर बन जाएंगे तो ये लेयर अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी, और जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद ये बचे रहेंगे तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, और इस सारे के सारे जूस्पोर फ्री होके हर एक जूस्पोर जर्मिनेट करके न्यू बैक्टीरियल सेल को पैदा करेगी, न्यू सेल डेवलप हो जाएगी, और इस प्रकार से भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो ये तीन टाइप की रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमारी थी, किसमें? बैक्टीरिया में, जिनमें से दो को हमने आज आपसे डिस्कस कर लिया है। दो बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रेस्पिरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन दो चीजें हो गई, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा है, इसको हम अपने अगले टॉपिक को या अगले दिन अपने लेक्चर में इसको हम क्लियर करेंगे। आप पढ़कर भी आएंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको समझे भी होंगे, आगे से कर ही रहे हैं। अब कोई बहुत दिक्कत है, आप बच्चों की कोई समस्या नहीं आ रही है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उनका नोट्स छूट जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप पूरे के पूरे मैटर को सुनिए, समझिए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ मेरी अवेलेबल हो जाती है तो अच्छी बात। मैं बहुत धीरे से आपका सिलेबस आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को देखें, एक नहीं 2 बार 10 बार वीडियो को देखें और देखने के बाद नोट्स को उसी से बनाने का प्रयास करें। अब जब नहीं बनाओगे, नहीं करोगे तो आपका ऑलरेडी पीछे होगा ही। उसके लिए मैं फिर क्या कर सकता हूँ? पीडीएफ भी मैं आपको दे देता हूँ। कहीं कोई समस्या हो तो पीडीएफ से करें। जिन बच्चों का जो भी लेक्चर छूटा हो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बताएं। मैं आपको उस पर्टिकुलर उस पार्ट का वीडियो शेयर करूंगा और पीडीएफ फिर शेयर कर दूंगा। कॉलेज से आपको नोट्स मिल ही जा रहा होगा, और नहीं तो आप जो पीडीएफ कर रहे हैं रोज, तो फिर कहीं और से पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको पूरा मटेरियल दे रहा हूँ। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करें। आपका आज का ये लेक्चर समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे हमें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।